अगर वीडियो पसंद आए तो बराह करम एना नॉवेल्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले दिन रावी क्लिफ्टन शाहदरा के इलाके में अथरत के घर पर रौनक थी। अथरत के पास 6 मरले का एक घर था जिसके ग्राउंड फ्लोर पर उसने अपनी बुटीक बना रखी थी। दूसरी मंजिल पर उसकी रिहाइश थी और तीसरी मंजिल पर सिलाई का यूनिट था। चौथी मंजिल पर एक कमरा, उसके आगे बरामदा, बाकी छत फूल वाले पौधों के गमलों से भरी थी। दूसरी मंजिल पर मोहल्ले के 8 मर्दोजिन के साथ साथ जरार की मुलाजिमा और उसका ड्राइवर था। मियाँ जी के डेरे के 2 अफराद, एक निकाह रजिस्ट्रार, अथरत की एक उम्र रसीदा खादमा, सब मौजूद थे, जो सब सोफे और कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अथरत ने नया मगर सादा लिबास पहना हुआ था। जरार ने टोपिस पहन रखा था। वो दोनों 3 सेटों वाले सोफे पर अपने दरमियान जगह छोड़कर बैठे हुए थे। मियाँ जी डबल सेट वाले सोफे पर बैठे हुए थे। उनकी बगल में रजिस्ट्रार था। उन्होंने निकाह पढ़वाना शुरू किया। जब उन्होंने कहा हक के महर 7 करोड़ मौजिल के एवज, तो सब अफराद के कान खड़े हो गए। सबने अपने अपने ताल्लुक वाले की तरफ सवालिया नजरों से देखा। निकाह के बाद मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। निकाह रजिस्ट्रार जब जरार से साइन करवाने के बाद अथरत के पास आया तो अथरत ने साइन करते हुए हौले से उसे कहा, ताया जी, कंप्यूटराइज्ड निकाह फॉर्म 1-2 दिन में बुझवा दीजिएगा। फिक्र न करो बेटी, मैं खुद देकर जाऊंगा, रजिस्ट्रार ने बड़े खुलूस से बताया। जरार ने अपने ड्राइवर को इशारा किया। उसने सब अफराद में मिठाई और बिद तकसीम कर दी। मोहल्ले वालों के जाने के बाद अथरत ने मियाँ जी से थोड़ी झिझक के साथ हौले से पे पूछा, मियाँ जी, मैं जरार साहब के साथ जा सकती हूँ? मुहर्रम के साथ जाने के लिए किसी मियाँ जी की इजाज़त दरकार नहीं होती, मियाँ जी ने बताया। चले, फिर हम आपको छोड़ देते हैं, अथरत ने कहा। हम चले जाएंगे बेटी, आप जाओ, मियाँ जी सोफे से उठते हुए बोले थे। उनकी आंखों में चमक और लहजे में मिठास थी। मियाँ जी ने दोनों हाथों से अथरत के सर पर प्यार दिया। मियाँ जी के अदब में सब खड़े हो गए। मियाँ जी, साजिद आपको छोड़कर आएगा, जरार ने कहा। मियाँ जी ने साजिद की तरफ देखा। साजिद ड्राइवर ताबेदारी के साथ मुस्कुराया। चलो फिर साजिद बेटा। मियाँ जी ये बोलने के बाद अपने साथियों के हमराह नीचे चले गए। साजिद ने सवालिया नजरों से जरार की तरफ देखा। जरार ने उसे हुक्म दिया, तुम मियाँ जी को छोड़ने के बाद घर चले जाना। ये सुनते ही साजिद मियाँ जी के पीछे भागा। और मैं साहिब, मुलाजमा ने जल्दी से पूछा। जाहिर है तुम भी घर ही जाओगी, जरार ने रोखे लहजे में कहा। अतरत ने जरार की तरफ हैरत से देखा, फिर अपनी खादमा की तरफ देखकर बड़े मुहज्जब अंदाज के साथ कहने लगी, बीबी, मैं आपके दामाद के साथ जा रही हूँ। बीबी ने असबात में गर्दन हिला दी। जरार साहब? जब जरार पूरी तरह से अथरत की तरफ मुतवज्जे हो गया, फिर वो बोली, ये बीबी खानुम है, मेरे घर की करता धरता। बीबी खानुम ये सुनते ही बाग बाग हो गई। बीबी, प्यार दे ना, अथरत ने कहा। बीबी खानुम ने बड़ी मोहब्बत के साथ जरार के कंधे पर अपना दस्ते शफकत रखा। बीबी, आप नहीं, मुझे प्यार देंगी, अथरत ने जरार की मुलाजमा से सवालिया अंदाज में पूछा। मुलाजमा ने जरार की तरफ देखा। जरार ने इशारे से इजाजत दे दी। मुलाजमा ने डरते डरते अथरत के सर पर हाथ फेर दिया। बीबी खानुम, अब जरार साहब को नीचे ले जाएं, हम दोनों आते हैं। खानुम जरार को लेकर नीचे चली गई। क्या नाम है आपका? अथरत ने जरार की मुलाजिमा से पूछा। शाकिरा, आप मेरे साथ आएं, अतरत ने एक कमरे में दाखिल होते हुए कहा। अपने मोहल्ले की गली में से मेन सड़क की तरफ जाते हुए अतरत अपने शौहर के साथ कदम से कदम मिलाते बड़े वक़ार के साथ चल रही थी। वो हमेशा की तरह बड़ी सी चादर में लिपटी हुई थी। शाकिरा उन दोनों के पीछे अतरत का बैग उठाए हुए चल रही थी। मोहल्ले की औरतें कुछ आधे कवार खोले हुए उन्हें देख रही थीं। कुछ घर की चौखटों पर खड़ी थीं और बहुत सारी गली में मर्दों के दरमियान खड़ी हुई उस नौ ब्याहता जोड़े को देखते हुए
सरगोशियों के अंदाज में तबसरे भी कर रही थीं। लड़का तो इतना खूबसूरत नहीं है। ज़रार बदसूरत नहीं था, बस अतरत के सामने उसकी खूबसूरती दबसी गई थी। अतरत ने माल देखा है, लड़का नहीं। बेचारी कब तक दर्जन बनी रहती, लंगूर लेकर जा रहा है हूर को। एक दिल जले ने कहा, मियाँ जी ने करवाया है ये रिश्ता। दूसरे ठिड़की ने बताया, हाय, मैं क्यों ना मियाँ जी का मुरीद बन गया। लड़कों की टोली में से एक साथ कहकहे गूंजे। हुजूम में से एक बूढ़ी खातून अतरत की तरफ बढ़ी। अतरत को प्यार देते हुए हौले से उसके कान में बोली, माँ की तरह मत करना इस बेचारे के साथ। ज़रार ने सवालिया नज़रों से अतरत की तरफ देखा। अतरत के चेहरे पर हिजाब था, मगर उसकी नज़रों में एतमाद था। वो मेन सड़क के पास पहुंच गए। मेन सड़क पर ज़रार ये देखकर भड़क उठा, मियाँ जी को पीछे क्यों बिठाया है? सर, उन्होंने कहा था अपनी माँ को अपने साथ बिठाओ। साजिद ने बड़ी आजिज़ी से बताया। अतरत ने शौकिरा को इशारा किया कि वो आगे भी बैठे। शौकिरा उस बैग को गोद में रखते हुए अगली सीट पर बैठ गई। साजिद, आप जाओ। अतरत ने मुहज़्ज़ब अंदाज में हुक्म दिया। जी बेगम साहिबा। साजिद ने ताबेदारी से कहा और गाड़ी लेकर वहां से चला गया। मैं, तुम और मेरा मुलाजिम आप? ज़रार ने एहतिजाजी लहजे में कहा था। अब भी हम दोनों का कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारी रकम महफूज है और मेरी इज्जत। अतरत ने बड़ी संजीदगी से बताया। सड़क से गुजरते हुए लोग रुक रुक उस जोड़े को देख रहे थे। ज़रार ने देखा तो वो कहने लगा, कार में बैठो। ज़रार ने कोट की जेब से रिमोट निकालकर ऑडी को अनलॉक किया। अतरत अगली सीट पर बैठ गई। ज़रार ने कार की डिग्गी में से एक काला लीदर का बैग निकाला, फिर वो भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये तुम्हारा हक मोहर। ज़रार ने वो बैग अतरत को देते हुए बताया। अतरत ने बैग पकड़कर पिछली सीट पर रख दिया। ज़रार ने हल्के से तंज के साथ कहा, 7 करोड़ की गिनती नहीं करोगी? अतरत ने अपने रुखसार से हिजाब हटाया, नज़र भर के ज़रार को देखा, फिर मीठी मुस्कुराहट होंठों पर लाते हुए बोली, राव ज़रार, एतमाद किया है तुम पर। ज़रार हरीस नज़रों से अतरत को देखे जा रहा था। ये गैर मुनासिब है, अतरत ने बताया। क्या? ज़रार ने पूछा। सड़क किनारे। ओह! ज़रार ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। जब कार चल पड़ी तो उसने पूछा, जाना कहाँ है? शौकत खानम। शौकत खानम? ज़रार ने हैरानी से कहा। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, अतरत ने जोर देकर बताया। मैं तो समझा था तुम मेरे लिए आई हो। ज़रार ने अतरत की तरफ देखते हुए मीठी खफकी के साथ कहा था। सामने देखकर गाड़ी चलाओ। अतरत ने मीठी जबान में कहा। इतने से ही ज़रार खुश हो गया था। तकरीबन 30-35 मिनट बाद ज़रार ने शौकत खानम के मेन गेट से अंदर दाखिल होकर कार पार्किंग में खड़ी कर दी। अतरत ने पिछली सेट से वो बैग उठाते हुए ज़रार से कहा, तुम रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अतरत कार से उतरकर फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ चल दी। ज़रार ने अपनी सेट के नीचे से एक शीशे की बोतल निकाली और उसे मुंह लगाकर उसमें से घूंट घूंट पीने लगा। 15-20 मिनट बाद जब ज़रार ने अतरत को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने वो बोतल फिर से अपनी सेट के नीचे रख दी। वापसी पर अतरत के हाथ में लीदर का बैग नहीं था। वो आकर ज़रार के पहलू में बैठ गई। अतरत ने लंबी सांस अंदर को ली तो ज़रार फिट से बोल पड़ा, तुमने तो बताया था कि शौकत खानम वालों ने कहा है कि तुम बाहर से इलाज करवाओ। अतरत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं झूठ से बचने और वादा पूरा करने की कोशिश करती हूँ। ज़रार की आंखें गोल गोल घूमने लगीं। उसने पूछा, मैंने कौन सा वादा तोड़ा है? तुमने हमेशा मुझे आप कहने का वादा किया था। ज़रार ने नज़र भर के अतरत को देखा, फिर उसके गले लग गया। अतरत ने कोई मुज़ाहिमत नहीं की। काफी देर बाद वो अतरत से अलग हुआ। इस तरह तो 7 करोड़ पूरा नहीं होगा। तुम मुझे होटल भी ले जा सकते हो और घर भी। अतरत ने ये बोलने के बाद इर्द गिर्द देखा। उनके आगे पीछे कारें ही कारें थीं। ज़रार के चेहरे के खुदोखाल बदल गए। अतरत विंड स्क्रीन से शीशे के पार देखने के बाद बोली, सिर्फ सामने वाली स्क्रीन से अंदर नजर पड़ती है। अपनी बीवी के पर्दे का पूरा पूरा ख्याल रखा है तुमने। शट अप! ज़रार जज्बाती हो गया। तुम तो इंग्लिश भी बोल लेते हो, बोलोगे क्यों नहीं? मैं मैट्रिक पास हूं और तुम इंटरफील। अतरत ने सुर्ख आंखों के साथ बड़ी संजीदगी से बताया।
ज़रार ने उसे जवाब देने की बजाय कार स्टार्ट की और अस्पताल से निकलकर कार सड़क पर डाल दी। अतरत ने अपनी आंखें बंद करके सेट की पुष्ट से टेक लगा ली। सारे रास्ते इन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। डिफेंस घर के बाहर पहुंचकर ज़रार ने कार का हॉर्न बजाया। फुट से गार्ड ने गेट खोल दिया। मेरा घर, ज़रार ने अतरत के कान के पास अपने होंठ ले जाते हुए बताया। अतरत आंखें खोलते हुए बोली, हमारा घर? ज़रार ने लम्हा भर सोचा, फिर वो कार का दरवाज़ा जोर से मारता हुआ बाहर निकल गया। अतरत आराम से कार से उतरी। घर के मरकजी दरवाजे से शाकिरा तेज तेज चलती हुई कार की तरफ आ रही थी। ज़रार और अतरत कार के साथ मुखालिफ सिमतों में खड़े थे। शाकिरा ये देखकर उनसे दूर ही रुक गई। अतरत ने ज़रार की तरफ जाते हुए उसका हाथ थाम कर कहा, चलो, मुझे मेरा घर दिखाओ। ज़रार मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया। ज़रार घर दिखाने की बजाय फिस्ट फ्लोर पर अतरत को अपने बेडरूम में ले गया। बेडरूम में दाखिल होते ही ज़रार ने लॉक लगाया और अतरत को अपनी बाहों के शिकंजे में किस के चूमने लगा। ज़रार ने अतरत की चादर उतारकर फर्श पर फेंक दी। अतरत बुत बनी खड़ी रही। जब ज़रार ने अतरत को जज्बात से मावरा पाया तो उसने गुस्से से अतरत को धक्का दे दिया। अतरत लीडर के सूफे पर जा गिरी। उसे कोई चोट नहीं लगी तो वो जोर जोर से हंसने लगी। अतरत के कहकहे सुन सुनकर ज़रार को गुस्सा आ रहा था। उसने दांत पीसते हुए पूछा, क्यों पागलों की तरह हंसे जा रही हो? अतरत ने 2-3 लंबी सांसें ली, फिर इर्द गिर्द देखा। लीडर के सूफे के साथ शीशे की मेज पर पानी से भरा जग और एक ग्लास पड़ा था। अतरत ने ग्लास में पानी डाला और 3 सांस लेकर सारा पानी पीने के बाद खाली ग्लास मेज पर रखते हुए बताने लगी, मैं जितनी दुखी होती हूँ उतने ही जोर से हंसती हूँ। मुझसे शादी करके तुम दुखी हुई हो। ज़रार ने मायनी खेज अंदाज में पूछा, दुख शादी ने नहीं, तुम्हारे रवैये ने दिया है। अतरत ने गीली आवाज में बताया, बीवी हो तुम मेरी। ज़रार ने हक जताते हुए इतला दी, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। अतरत ने सुर्ख आंखों के साथ ज़रार की आंखों में देखते हुए बताया था। ज़रार ने नजरें चुराते हुए बात बदली, कुछ खाओगी? अतरत सूफे से उठते हुए बोली, पहले तुम अपनी भूख तो मिटा लो। अतरत अपने मजाजी खुदा के सामने खड़ी थी। अतरत ने संजीदगी से पूछा, अभी हवस तो पूरी नहीं हुई होगी तुम्हारी। ज़रार ने अतरत से मुंह मोड़ते हुए कहा, कितनी बेशरम हो तुम। अतरत ने ज़रार के सामने आते हुए सवालिया अंदाज में पूछा, मैं हूं बेशरम? तुम्हारी माँ भी घर से भाग गई थी। ज़रार ने ताना दिया, ये मेरे कहने पर ही मियाँ जी ने तुम्हें बताया था। अतरत की ये बात सुनकर ज़रार को हैरत का शदीद धचका लगा था। ज़रार ने अतरत को दोनों कंधों से थामते हुए पूछा, तुम साबित क्या करना चाहती हो? फिलहाल तो अपने शौहर के साथ जीना चाहती हूँ, अतरत ने पिघलते हुए लहजे में बताया। ज़रार ने गौर से अतरत को देखा, फिर सवाल किया, मेरे साथ? हाँ, अतरत ने बड़ी हसरत से बताया। ज़रार ने अतरत को सूफे पर बिठा दिया और खुद कुर्सी लेकर उसके मुद मुकाबिल बैठ गया। अतरत बड़ी शाइस्तगी से गोया हुई, ज़रार साहब, मर्द जिस्म का पुजारी है और औरत अपनी ख्वाहिशों की। ज़रार ने ये बात सुनने के बाद लम्हा भर सोचा, फिर कहने लगा, तुम भी पुजारन हो क्या? हाँ ना, मेरी ख्वाहिश है मैं एक लंबी जिंदगी जीकर अपने शौहर के साथ वफा की एक मिसाल कायम कर जाऊं। अतरत ने खामोशी इख्तियार की तो ज़रार ने फौरन पूछ लिया, वफा की मिसाल? ज़रार साहब, बेवफाओं की औलाद को वफा की मिसाल कायम करनी पड़ती है। तुमने मुझसे शादी क्यों की? ज़रार ने पूछा, मैं तुम्हारे वालदैन की पसंद हूँ। अतरत के मुंह से ये सुनते ही ज़रार के मुंह से तज़ब्ज़ुब के आलम में निकला, क्या मतलब? वो लड़की मैं ही हूँ हिस के साथ शादी करने से तुमने इनकार किया था। ज़रार का रंग फक हो गया। वो अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ते हुए कुर्सी से उठकर कहने लगा, भूलना चाहता हूँ मैं उस रात को, भूलना चाहता हूँ। वक्त का धारा दोबारा बहने लगा। ज़रार का दिल दहल गया। वो अपने औसान मुजतमे करना चाह रहा था, मगर उसे कामयाबी नहीं मिल रही थी। वो टेरेस का दरवाज़ा खोलकर उधर चला गया, फिर लोहे की कुर्सी पर बैठ गया। अतरत बेडरूम के अंदर से ही उसे देख रही थी। जिंदगी की डगर ज़रार को 4 महीने पीछे ले गई। हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है,
زرار کے پاپا راؤ حماد نے اس کی ماما انیزا حماد کی طرف مشاورتی نظروں سے دیکھتے ہوئے زرار کو بتایا۔ کس سیاستدان کی بیٹی ہے؟ زرار نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ زرار کے والدین خاموش رہے تو اس نے اندازہ لگایا، کسی کرنل کی بیٹی ہے کیا؟ نہیں زرار بیٹا، وہ یتیم ہے، انیزا نے آگاہ کیا۔ ہاسپٹل میں کوئی دل کی ڈاکٹر تو پسند نہیں آ گئی آپ کو؟ وہ بیچاری تو خود مریضہ ہے، راؤ حماد نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ خبر دی۔ پڑھ کے ذہنی مریضہ بن گئی ہوگی، زرار نے مذاق میں کہا۔ نہیں بیٹا، وہ تو صرف میٹرک پاس ہے، انیزا نے آگاہ کیا۔ آپ دونوں کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ زرار نے بڑی بدتمیزی سے کہا۔ زرار! راؤ حماد نے پوری گھن گرج کے ساتھ زرار کو ٹوکا، پھر وہ کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگا، ہم تمہارے ماں باپ ہیں۔ اچھا جی، مجھے تو پتا نہیں تھا، تم میرے باپ ہو۔ جیسے ہی زرار کے منہ سے یہ طنزیہ جملہ نکلا، انیزا نے زرار کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ تم دونوں نے خود گھر سے بھاگ کر شادی کی اور میرے اوپر اپنی مرضی مسلط کر رہے ہو؟ راؤ حماد دل پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ تکلیف کے عالم میں کہنے لگا، ابھی نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ گھر میرے نام پر ہے راؤ حماد۔ زرار یہ بول کر لاؤنج سے اپنے بیڈ روم کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ راؤ حماد منہ کے بل فرش پر جا گرا۔ انیزا اسے اٹھاتے ہوئے چلائی، ساجد، شاکرہ، ان کو پھر دل کا دورہ پڑ گیا ہے۔ ساجد اور شاکرہ بھاگ کر آ گئے۔ زرار بھی یہ سنتے ہی بھاگا۔ زرار کرسی سے اٹھ کر اطرت کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور اس سے لپٹ کر کہنے لگا، ماما، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس دن میں نے بہت زیادہ پی رکھی تھی۔ ماما، آپ کو تو پتا ہے میں آپ دونوں سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ سوری ماما، مجھے معاف کر دیں۔ گھنٹہ بھر پہلا والا شکاری اب خود پناہ کی تلاش میں تھا۔ اطرت نے زرار کو بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ اپنی ماں کی طرح لپٹ گئی۔ جیسے میاں جی کی بیوی متوفا اسے بچپن میں ماں کی طرح اپنے سینے سے لگاتی تھی، بالکل اسی طرح اطرت نے زرار کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ زرار سو گیا تو اطرت اس کے پہلو سے اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ وہ وضو کر کے لوٹی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اسے جائے نماز کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ ٹیرس پر گئی، آسمان کی طرف منہ کر کے سورج کی سمت کا اندازہ لگایا، پھر ٹیرس پر ہی اپنی چادر بچھا کے اس پر نماز پڑھنے لگی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ بیڈ روم میں لوٹی۔ زرار گہری نیند میں تھا۔ اسے نظر بھر کے دیکھنے کے بعد اطرت بیڈ روم سے نکل گئی۔ رات 10 بجے کے پاس زرار جاگا تو اس نے ذہن پر زور دے کر سب کچھ یاد کیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اطرت نہیں تھی۔ وہ بے چین ہو کر بیڈ روم سے نکلا۔ گھر کے مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے وہ زور زور سے چلایا، شاکرہ، ساجد، شاکرہ۔ جی صاحب، شاکرہ نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا، اطرت کہاں ہے؟ وہ تو چلی گئی، شاکرہ نے بتایا۔ کیسے چلی گئی؟ زرار نے پوچھا۔ سر، میں چھوڑ کر آیا تھا، ساجد نے جلدی سے آگاہ کیا۔ کیوں؟ زرار نے تلخ انداز میں پوچھا۔ ساجد نے سر جھکا لیا۔ زرار ان دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بیڈ روم میں پہنچ کر اس نے اپنا موبائل آن کیا اور اطرت کا نمبر ملا دیا۔ السلام علیکم، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اطرت نے کال ریسیو کرتے ہی پوچھ لیا۔ ایک جملے ہی سے زرار کا غصہ کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ چلی کیوں گئی؟ زرار نے پوری کوشش کر کے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ مجھے جھوٹ اور دھوکے سے سخت نفرت ہے، اطرت نے سنجیدگی سے بتایا۔ سوری، زرار نے دھیرے سے کہا۔ چند لمحے دونوں اطراف سکوت رہا، پھر زرار کی عاجزانہ آواز نے سکوت توڑا۔ مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ اطرت نے یہ سنتے ہی فٹ سے بول دیا، ساجد کے ساتھ آنا۔ جب وہاں سے نکلو تو میری ساجد سے بات کروا دینا، میں اسے بتا دوں گی کہاں آنا ہے۔ ہاں، شلوار یا قمیض پہن کر آنا، اسی پینٹ کوٹ میں دوڑ مت لگا دینا۔ میں انتظار کر رہی ہوں۔ آخری لائن اطرت نے بڑی مٹھاس سے کہی تھی۔
जरार के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। वो दीवानों की तरह से वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। एक गरम शलवार कमीज पर उसका हाथ रुका था। वो तैयार होकर नीचे आया और साजिद को जोश से पुकारा, साजिद, ओ साजिद, किधर हो? साजिद ने फौरन जवाब दिया, जी सर। चलो। जरार ये बोलकर बाहर की तरफ चल दिया। साजिद भी उसके पीछे लपका। जरार ने अतरत का नंबर मिला दिया। जी। अतरत ने लफ्ज जाया नहीं किए। जरार ने साजिद की तरफ फोन करते हुए कहा, ये लें, साजिद से बात करें। जी आप्पी, साजिद ने बड़े अदब से कहा। उसके बावजूद जरार को नागवारी गुजरी थी। साजिद, उसी जगह साहिब को भी उतारना। शहदरा पहुंचते ही मुझे फोन कर देना, मैं खुद साहिब को लेने आऊंगी। ठीक है आप्पी। साजिद ने अपनी बात बोलकर मोबाइल जरार की तरफ कर दिया। जरार ने मोबाइल पकड़कर उसे अपनी लीडर की जैकेट के साथ मसला था। साजिद ने आगे बढ़कर टाइव्यूटा विगो का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। जरार ने गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर पड़े हुए टिश्यू के डब्बे की तरफ देखा। जैसे ही साजिद ड्राइविंग सेट पर बैठा, जरार ने फिट से हुक्म दिया, टिश्यू दो। साजिद ने बाएं हाथ से टिश्यू का डब्बा पकड़ने के बाद दोनों हाथों से जरार के सामने पेश किया। जरार ने उसमें से 5-6 टिश्यू निकाल लिए और उनसे अपना मोबाइल साफ करते हुए तीखे अंदाज में कहने लगा, आप्पी आप्पी, क्या लगा रखी थी? वो बेगम साहिबा है तुम्हारी? सर, बेगम साहिबा कहने से उन्होंने मना किया है, साजिद ने बताया। मैडम तो बोल सकते थे ना? जरार ने सख्ती से कहा। ये भी बोला था सर। वो कहने लगी, मुझे मेरे मोहल्ले में सब आप्पी कहते हैं, तुम भी आप्पी ही कहो। साजिद ने ये बताने के बाद अपनी सारी तवज्जो सड़क पर मरकूज कर दी। डिफेंस से निकलकर अब वो रंग रोड पर सफर कर रहे थे। जरार इर्द गिर्द बाहर अंधेरे में भी कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। वो जल्द से जल्द अतरत के पास पहुंचना चाहता है। ना चाहते हुए भी उसने साजिद से पूछा, और क्या कहा था तुम्हारी आप्पी ने? किस बारे में सर? साजिद ने सेंटर वाले मिरर में जरार को देखकर कहा, मतलब क्या पूछा, क्या बताया? जरार ने रुक रुक कर सवाल किया था। सर, आप ही मुझसे अम्मी और लाइबा के बारे में ही सवाल करती रहीं। लाइबा कौन? जरार ने फौट से पूछा। लाइबा मेरी बीवी सर, साजिद ने बताया। हाँ, तुम्हारी शादी 2-4 महीने पहले हुई थी, जरार ने याद करते हुए कहा। साल होने को है सर, चंद दिन तक तो मैं बाप भी बन जाऊंगा, साजिद ने दबी सी खुशी के साथ बताया। कभी देखा नहीं तुम्हारी बीवी को, जरार ने कहा। साजिद के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। हम उसे आपके सामने नहीं आने देते सर। साजिद की बात जरार को ऐसे लगी जैसे बेख्याली में उसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उस वक्त वो दोनों एक दूसरे से डर रहे थे। जरार के मोबाइल पर बेल होने लगी। उसने चूक कर मोबाइल स्क्रीन को देखा। कोई अननोन नंबर था। उसने कॉल उठा ली। हेलो, आजकल किधर हो जान? बड़ी सुरीली आवाज में किसी लड़की ने पूछा था। रेशम, जरार ने तस्दीकी लहजे में पूछा। तुम्हारी जुदाई में रेशम खिदर हो गई है। कॉल करूं तो? मोस्टली तुम्हारा नंबर ऑफ मिलता है, जरार ने रेशम की बात काटते हुए बताया। मैंने शादी कर ली है। जरार ने कॉल काटते ही अपना मोबाइल भी ऑफ कर दिया था। साजिद ने गाड़ी रिंग रोड से रावी के पुल की तरफ उतारते हुए अतरत का नंबर मिलाया। जी साजिद, आप ही हम 8 से 10 मिनट तक उसी जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है, अतरत ने ये बोलकर कॉल काट दी। साजिद ने अभी मोबाइल कान से अलग किया ही था कि जरार ने खफगी से पूछ लिया, मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया अतरत को? नहीं सर, सच बोल रहे हो ना? जरार ने लफ्जों पर जोर देकर पूछा था। जी सर, साजिद ने संजीदगी से कहा। कभी बताना भी मत, जरार हुक्मिया लहजे में बोला। बेहतर सर। साजिद ने उसी जगह फाटक से पहले गाड़ी रोकी थी। फाटक के एक तरफ मुगलिया कॉलोनी और दूसरी तरफ रावी क्लिफ्टन का इलाका है। गाड़ी के रुकते ही अतरत एक खजूर के शजर के पीछे से बरामद हुई। साजिद के दरवाजा खोलने से पहले ही जरार खुद अपना दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया था।
अतरत को हिजाब के अंदर देखने के बावजूद ज़रार की आंखें चमक उठी थीं। अतरत ने भी सर ता पैर गौर से एक नज़र ज़रार पर डाली। गंदुमी रंगत और दराज अद वाला एक लड़का, जिसने सरमई शलवार कमीज के ऊपर लीडर की इम्पोर्टेड जैकेट पहन रखी थी। उसके पैरों में लीडर के ही इटालियन शूज थे। बाएं कलाई पर रॉडो और दाएं हाथ में उसका मोबाइल था। अतरत ने ज़रार के बाद साजिद की तरफ देखते हुए कहा, साजिद भाई, आप चले जाओ। साजिद ने ज़रार की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। ज़रार ने मोबाइल जैकेट की जेब में डालते हुए साजिद को गर्दन हिलाकर जाने का इशारा दे दिया। साजिद के वहां से जाने के बाद अतरत ने ज़रार का सीधा हाथ पकड़ते हुए पूछा, खाना खाया? ज़रार ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। अतरत ने खुशी से इत्तला दी, मैंने भी नहीं खाया। अतरत ने अपने उल्टे हाथ के पंजे से ज़रार के सीधे पंजे को जकड़ लिया और मकबरा जहांगीर की तरफ चल दी। थोड़ा सा आगे जाकर चाय के एक खोखे पर उसने नजर डाली। दो बूढ़े उसे अपनी पहचान के नजर आ गए थे। वो उसी तरह अपनी उंगलियों से ज़रार की उंगलियों को जकड़ते हुए उनके पास जाकर बोली, बुजुर्गो, अस्सलामु अलैकुम। दो की बजाय चार बाबों ने एक जुबान होकर जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम। धीरानी, मैंने पहचाना नहीं तुझे। उनमें से एक बाबे ने पंजाबी लहजे में कहा, बाबा जी, मैं शाह चानन की पोती हूँ और ये है मेरा घर वाला। अतरत ने एक एक लफ्ज पर ठहरते हुए बताया, शाह चानन की पोती। दूसरा बाबा ये बोलता हुआ खड़ा हो गया। पहले बाबे ने दूसरे लोगों की तरफ देखते हुए बड़ी अकीदत से कहा, ओए नालायको, मेरे मुर्शिद शाह चानन की पोती हमें मिलने आई है और तुम सब बैठे हुए हो। फिट से सब लोग खड़े हो गए। ज़रार ने ऐसा एहतराम मियाँ जी के बाद जिंदगी में पहली बार इतरत के लिए देखा था। बाबा सादिका, इस बच्ची ने सारे इलाके की बच्चियों को कुरान शरीफ पढ़ाया है। एक दरमियानी उम्र का शख्स बोला था। वो भी तो बता, इस धीरानी ने सारे इलाके की लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का काम भी तो सिखाया है। दूसरे आदमी ने सताइशी अंदाज में कहा, ओए गोगी विधिया सी दूधपति बना। एक मोटे से बंदे ने लाहौरी अंदाज में चाय वाले को हुक्म दिया। सब लोगों ने बारी बारी इतरत के सर पर और ज़रार के कंधे पर प्यार दिया। बिट साहब, आपकी तरफ चाय उधार रही, अभी थोड़ी जल्दी है। इतरत ने मोटे बंदे की तरफ देख कहा था, ठीक है बेटा जी। बिट साहब ने इतरत के सर पर दोनों हाथों से प्यार देते हुए कहा, इजाजत है बुजुर्गों। इतरत ने बूढ़ों की तरफ देखकर पूछा था, रब सोहना तुझे लंबी हयाती दे। ये सुनकर इतरत की आंखों में उम्मीद के दीप जल उठे थे। चौक में से गुजरते हुए इतरत ने एक जुल्फ तराश की दुकान के अंदर देखा। 50 के लगभग एक शख्स पर नजर पड़ते ही वो ज़रार के हाथ में हाथ दिए बेधड़क अंदर चली गई। काम करते हुए 4 कारीगरों में से दूसरी कुर्सी पर वो खड़ा था। दुकान के अंदर उस शख्स समेत कल 10 अफराद थे। चाचा जी, अस्सलामुअलैकुम। इतरत ने उस शख्स के पास खड़े होते हुए कहा था। उस शख्स ने इतरत और ज़रार को गौर से देखने के बाद कहा, कौन हो तुम दोनों? मैं शाह चानन की पोती इतरत हूँ और ये मेरे शौहर हैं। शाहजी की पोती? सनम और जमान की बेटी? नहीं चाचा जी, सनम और जमान की बेटी नहीं, सिर्फ शाह चानन की पोती। इतरत ने लरसती आवाज में बताया, दादा तेरा चानन था और तू चाननी। तेरे निकाह की खबर सुनते ही मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई है। फिर उस शख्स ने इतरत के सर पर शफकत से हाथ रखते हुए दावत दी, चलो पुत्तर घर चलो। ताया जी आज नहीं, जल्दी ही चक्कर लगाऊंगी, अपने शौहर को भी साथ लेकर आना। उस शख्स ने मोहब्बत से कहा। इतरत ने गर्दन हिलाई और दुकान से बाहर निकल आई। इतरत ने ज़रार का तजस्सुस भांप लिया था। ज़रार के पूछने से पहले ही वो बोल उठी, अब हम सीधे घर जाएंगे। अतरत ने चाबी से अपने घर का लॉक खोला।
नीचे छोटे से गैराज के साथ बहुत बड़ा हॉल था। हॉल के दरवाजे पर तख्ती लगी थी। अंदर सिर्फ औरतों को आने की इजाजत है। ये मेरी बुटीक है, अतरत ने बुटीक के अंदर जाते हुए बताया। बुटीक की लाइटें ऑन करने के बाद उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया, फिर अपनी काली गरम चादर उतारी। काली चादर के नीचे से सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस एक चांदनी नमूदार हुई थी। चांदनी की चमक से ज़ुरार के तन बदन में बिजली दौड़ गई। अतरत ने गौर से ज़ुरार को देखते हुए कहा, कुछ कहना चाहते हो? चांद से चकूर क्या कहे? ज़ुरार ने नज़रों ही से अतरत के जिस्म को जकड़ रखा था। अतरत को इस बात का एहसास हो गया था। वो ज़ुरार के पास आकर बड़ी नज़ाकत के साथ उससे लिपट गई। वो ज़ुरार से ऐसे लिपटी हुई थी जैसे पुंछी के बदन से पंख लिपटे होते हैं। उसने ज़ुरार के कंधे पर अपना सर टिकाते हुए बड़ी उल्फत से कहा, कह दो, जो दिल में है। आप बहुत हसीन हो। ज़ुरार ने अतरत के कान में सरगोशी की। और कुछ? अतरत ने धीरे से पूछा। मैं आपको मरने नहीं दूंगा। ज़ुरार ने फरते मोहब्बत के साथ कहा। मैं भी जीना चाहती हूँ। अपनी बदतमीज़ी पर माजरत चाहता हूँ। ज़ुरार ने पशीमानी से कहा। मैं माफ़ कर चुकी हूँ। अतरत ने ज़ुरार से अलग होते हुए बताया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अतरत हल्का सा शर्माते हुए बोली, खाना खा लेते हैं। ये ना हो कि हम दोनों एक दूसरे को ही खा जाएं। ज़ुरार मुस्कुराने लगा। अतरत ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं। मैंने तुम्हारे लिए पालक गोश्त बनाया है। ज़ुरार को कलाई से पकड़कर अतरत ऊपर ले गई। तुम यहाँ बैठो, मैं रोटियां बना लूं। हॉल में पहुंचकर अतरत ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा था, अगर मैं किचन में तुम्हारे पास खड़ा रहूं तो? ज़ुरार ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा था। अतरत ने मुस्कुराते हुए बात मान ली। अतरत रोटियां पकाने लगी और ज़ुरार उसे देखता रहा। रोटियां पकाने के बाद अतरत बर्तन ट्रे में रखने लगी। फिर उसने सालन डोंगे में निकाला। वो किधर हैं? ज़ुरार ने इर्द गिर्द देखते हुए पूछा। ऊपर वाली मंजिल पर। बीबी खानम 9 बजे सो जाती हैं। अब तो 12 बजने वाले हैं। तुम आ जाओ। अतरत बर्तन और पानी उठा के किचन से हॉल में आ गई। ज़ुरार रोटियां और सालन उठा लाया। मेज़ पर बर्तन रखने के बाद वो पलटी तो ज़ुरार उसके पीछे था। उसने मुस्कुराते हुए बड़ी मोहब्बत से ज़ुरार को देखा, फिर सोफे की तरफ बैठने का इशारा किया। ज़ुरार बैठ गया तो अतरत उसके साथ जड़ कर बैठ गई और एक प्लेट में सालन डाला, फिर रोटी का नवाला तोड़कर सालन से लगाने के बाद कहने लगी, बिस्मिल्लाह पढ़ो। ज़ुरार ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। अब मुंह खोलो। ज़ुरार ने मुंह खोला। अतरत ने बिस्मिल्लाह पढ़कर वो नवाला ज़ुरार के मुंह में डाल दिया। खाने से फारिग होने के बाद अतरत ने ज़ुरार से पूछा, मैं चाय नहीं पीती, तुमने पीनी है तो बना देती हूँ। ज़ुरार ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। छत पर चलें? अतरत ने मासूमियत से पूछा। छत पर? ज़ुरार ने थोड़ी हैरत से कहा। अतरत ने उसी मासूमियत के साथ गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद वो दोनों चौथी मंजिल पर पहुंच गए। छत से क्लफ्टन रावी का सारा इलाका नजर आ रहा था। रात की रानी और मरवा की खुशबू से फ़ज़ा मुअत्तर थी। एक तरफ दरियाए रावी और दूसरी तरफ जहांगीर का मकबरा। उसी वक्त लाहौर से आने वाली ट्रेन रावी के पुल से छकाछक गुजरी। अतरत छत की मुंडेर पर हाथ रख के जाती हुई ट्रेन को देखने लगी। ज़रार की नज़रें कभी ट्रेन पर जाती और कभी अतरत पर। ट्रेन के जाने के बाद अतरत थोड़ी उदास हो गई थी। उसने अफसुर्दगी से भी बताया, सनम ट्रेन के जरिए ही घर से भागी थी। कौन सनम? ज़रार ने पूछा। जिसकी वजह से मैंने सारी जिंदगी लोगों की लानतान सुनी है। अतरत ने भराई हुई आवाज में खुद को समेटते हुए ज़रार को आगाह किया। ज़रार को ऐसे लगा जैसे अतरत को सर्दी लग रही है। उसने अपनी जैकेट उतारकर अतरत के कंधों पर डाल दी।
अतरत ने अपने शानों पर जरार की जैकेट को देखते हुए कहा, मियाँ बीवी लिबास तो अपना अपना ही पहनते हैं, मगर उन दोनों ने इज्जत एक दूसरे की ओढ़ी होती है। आप बातें बहुत गहरी करती हैं, जरार ने बताया। अतरत ने करते हुए लहजे में कहा, ये सारा इलाका शाहचानन के हाथ चूमा करता था। सनम के भागने के बाद हर बंदे ने जमान पर उंगली उठाई। फटीचर सा बंदा भी जमान को टच करके गुजरता था। जमान ने उसका हल ये निकाला कि वो दुनिया ही से निकल गया। उसने खुदकुशी कर ली। मैं दुनिया में अकेली रह गई। अगर उस वक्त अम्मा और मियाँ जी मुझे इस घर से ना ले जाते तो... अतरत बात करते करते रुक गई। आपकी माँ ने आपके बाप को क्यों छोड़ा? जरार ने थोड़ी लिजाजत से पूछा। सनम ने जमान से उसकी दौलत की वजह से शादी की थी। जमान की दौलत पर सनम के सारे खानदान ने अय्याशी की। जब सनम को पता चला कि अब जमान के पास कुछ नहीं है तो उसने अपनी राह ली। अतरत झुरझरी लेते हुए खामोशी हो गई। जरार ने अतरत को यकीन दिलाते हुए कहा, मैं हूं आपके साथ। अतरत ने मुस्कुराने की कोशिश की। जरार ने कहा, एक बात पूछूं? अतरत ने नजरों से बोलने की इजाजत दी। आपके दादा ने आपके बाप को अपना खलीफा क्यों नहीं बनाया था? वो खिलाफत का अहल नहीं था, अतरत ने बताया। मैं समझा नहीं। अय्याश था वो। अय्याश मतलब? जरार ने तमस्खराना अंदाज में पूछा। उसकी तसल्ली नहीं हुई, वो मजीद तफसील जानना चाहता था। अतरत को जरार का ये अंदाज पसंद नहीं आया। उसके होंठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट उभरी। वो उसी मुस्कुराहट के साथ बोली, अय्याश का मतलब है तुम्हारे जैसे। अतरत के मुंह से दो टोक बात सुनते ही जरार की रंगत बदल गई। जरार ने एहतिजाजी लहजे में पूछा, फिर मुझसे शादी क्यों की? अगर यही सवाल मैं पूछूं? जरार के साथ साथ अतरत भी संजीदा हो गई। जरार सोच में पड़ गया। वो बात करते करते रुका तो अतरत कहने लगी, राव जरार, सच सच बताना, घर बुलाकर तुमने मेरी बेइज्जती की है। जरार ने तल्खी से कहा, मेरी इज्जत नजर नहीं आई? अतरत ने तड़प कर पूछा। मैं तुम्हारे हुस्न पर मुरिमता था। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें हासिल करना चाहता था। जरार गुस्से से चलाया था। अतरत जोर जोर से हंसते हुए जरार से चिमट गई। लो, हासिल कर लो। जो तुम हासिल करना चाहते थे कर लो। करते क्यों नहीं? जरार की जैकेट अतरत के शानों से छत पर गिर गई थी। जरार ने बड़े तहम्मुल के साथ अतरत को खुद से अलग किया। छत के फर्श से अपनी जैकेट उठाकर फिर से अतरत के कंधों पर डाल दी और बड़ी मुलायम आवाज में कहने लगा, मियाँ बीवी लिबास तो अपना अपना ही पहनते हैं, मगर उन्होंने इज्जत एक दूसरे की ओढ़ी होती है। जरार के मुंह से अपने अल्फाज सुन के अतरत ठठक के रह गई। जरार उसी ताल पर फिर से बोल उठा, मैंने आपकी इज्जत उतारी थी, आप तो मेरी इज्जत मत गिराओ। जरार की ये बात सुनकर अतरत को पशीमानी हुई। उसने अपने कंधे पर जरार की जैकेट को हाथ लगाया, फिर जरार को देखे बगैर उसका हाथ पकड़कर नीचे को चल दी। अतरत का हाथ पकड़ते हुए जरार एक बेडरूम में दाखिल हुआ। बेडरूम में दाखिल होते ही जरार उसका जायजा लेने लगा। जिस दरवाजे से वो दाखिल हुए थे वो बेडरूम के एक कोने में था। उसी दीवार के साथ छोटी मेज के दाएं बाएं दो कुर्सियां रखी हुई थीं। सीधे हाथ वाली दीवार पर खिड़की थी जिस पर सफेद रंग का रेशमी पर्दा लगा हुआ था। उल्टे हाथ वाली दीवार पर लकड़ी की अलमारी बनी हुई थी। सामने वाली दीवार के दाएं हाथ कोने में बाथरूम था। बाथरूम के दरवाजे से जरा हटके साइड टेबल था। उसके साथ आम सा बेड दीवार के साथ लगा हुआ था। बेड पर सफेद रंग की मोटी सी बेड शीट बिछी हुई थी। बेड की पिछली तरफ तय किया हुआ एक कंबल रखा हुआ था। जब जरार का जायजा मुकम्मल हुआ तब अतरत ने लम्हा भर जरार की तरफ देखते हुए बेड की तरफ इशारा कर दिया। जरार बेड की तरफ चल पड़ा और अतरत बेडरूम से निकल गई। बेड पर लेटते हुए जरार को अजीब सा लग रहा था। उसने अपना नाइट ड्रेस जो नहीं पहना था वो उठकर बैठ गया, फिर बाथरूम चला गया।
बाथरूम से निकलकर उसने स्विच बोर्ड के सारे बटन ऑन ऑफ करने के बाद लाइट ऑफ करके ज़ेरो का बल्ब ऑन कर लिया था। ज़रार कंबल ओढ़कर करवट लेकर लेट गया। आराम से दरवाज़ा खोला। अतरत अंदर दाखिल हुई। साइड टेबल पर कुछ रखा और कंबल में घुसते हुए ज़रार के कान के पास अपने अन्नाबी होंठ ले जाते हुए बोली, दूध लाई हूँ। ज़रार फुट से पलटा। अतरत उसके पहलू में कहनी के बिल लेटी हुई थी। ज़रार के मुंह से हैरत से निकला, आप यहाँ? शौहर हो तुम मेरे? अतरत ने ज़रार से आंखें मिलाते हुए कहा। चंद लम्हों तक वो एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर अतरत उठ के बैठ गई और साइड टेबल से एक दूध का मग उठाकर ज़रार को पेश किया। ज़रार चुपचाप दूध पीने लगा। अतरत भी दूध पीने लगी। वो दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम चुपचाप दूध पीते रहे। अतरत ने पहले अपना दूध खत्म किया और अपनी तरफ वाली साइड टेबल पर अपना मग रखा और अलमारी की तरफ करवट लेकर लेट गई। जब ज़रार ने ये देखा तो उसने भी अतरत की तकलीद की। वो खिड़की के ऊपर लगे हुए पर्दे की तरफ मुंह करके लेट गया। कितनी देर वो दोनों चुपचाप एक दूसरे की तरफ पुश्त करके लेटे रहे। यकदम वो दोनों एक ही लम्हे पलटे और एक दूसरे से लिपट गए। फिर दोनों की बेकरारी को करार मिल गया। अतरत ज़रार के कपड़ों के साथ बेडरूम में दाखिल हुई। बेडरूम की खिड़की का पर्दा पीछे हटाते हुए कहा, ज़रार साहब, कितना सोते हैं आप? ज़रार आंखें मिलते हुए बेदार हुआ। उसे अतरत के जुमले में से सिर्फ आप याद रहा। उसने हैरत से अतरत की तरफ देखते हुए कहा, आप? अतरत लजा सी गई। वो नजरें चुराते हुए कंबल को तय करने लगी। अतरत कंबल तय करके उसे अलमारी में रखने के लिए अलमारी की तरफ चल दी। ज़रार बेड से उठने के बाद बेड शीट की तरफ देख रहा था। अतरत ने फट से बेडशीट को खींचकर लपेट दिया और अलमारी से नई बेडशीट निकालकर उसे बेड पर बिछाने लगी। ज़रार बड़ी संजीदगी से अतरत की तरफ बढ़ा और उसके चांद से मुखड़े को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहने लगा, अतरत, शादी से पहले आप पाक दामन थी, जबकि मैं क्यों कि मुझ जैसे अय्याश से शादी? आज से अय्याशी का दरवाज़ा बंद कर दें। अतरत ने आराम से बोल दिया, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ज़रार ने संजीदगी से बताया। अतरत ने फौरन बात बदली, बहुत भूख लगी है, जल्दी से हुस्ल कर लें। हुस्ल? ज़रार के मुंह से निकला। अतरत ने लम्हा भर सोचा, फिर कहने लगी, नहा लें। अतरत के धक्का लगाने पर ज़रार बाथरूम चला गया तो अतरत ने दिल में कहा, यकीनन गुस्ल के फ़राइज़ भी मालूम नहीं होंगे। अतरत शाह, चैलेंज तो कबूल कर लिया था तुमने, मगर उस बंदे को राह रास्त पर लाना बड़ा मुश्किल काम है। इसी दौरान ज़रार नहाकर बाहर निकला। उसने अपनी कमर पर तौलिया लपेटा हुआ था। अतरत ने देखा तो फुट से कुर्सी से उसके कपड़े उठाकर उसे पेश करते हुए कहा, आपके कपड़े। ज़रार ने कपड़े पकड़ते हुए कहा, फिर आप? अतरत ने ज़रार की बात सुनी, ज़रा तामुल किया, फिर बड़ी संजीदगी से बोली, आपसे जनाब पर जा सकती हूँ, तुम पर वापस कभी नहीं आऊँगी। मैं नाश्ते पर इंतज़ार कर रही हूँ, कपड़े पहनकर बाहर आ जाएं। बेडरूम से बाहर निकलते ही ज़रार ने पूछा, ये शोर किस चीज़ का है? ऊपर सिलाई मशीनें चल रही हैं। अतरत ने सोफे के सामने मेज़ पर पड़े हुए नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, नाश्ता। नाश्ते से फारिग होने के बाद ज़रार को ख्याल आया, ये कपड़े कहाँ से आए? हमारे घर से, साजिद से मंगवा लिए थे, अतरत ने बर्तन उठाते हुए बताया। ज़रार को उसका काम करना पसंद नहीं आया। वो चिढ़ के बोला, तुम्हारी मुलाजमा किधर है? ऊपर कारखाने में लड़कियों से काम करवा रही हैं। अतरत ने मेज़ को साफ करते हुए खबर दी। अतरत किचन की तरफ जाने लगी तो ज़रार ने सोफे पर बैठे बैठे ही पूछ लिया, हम घर कब जाएंगे? बर्तन धो रही हूँ, आकर बताती हूँ, अतरत ने किचन से आवाज़ दी। चंद मिनट बाद अतरत सोफे पर ज़रार के सामने बैठते हुए बोली, मुझे आपसे चंद बातें करनी हैं।
زرار نے اطرت کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس نے اطرت کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے رومانوی انداز میں کہا، چلیں بیڈ روم میں۔ زرار کی بات اطرت کو ناگوار گزری۔ وہ کچھ کہنے لگی، پھر توقف کیا۔ اسے زرار کو بات سمجھانے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ پھر بھی مسکراتے ہوئے بولی، زرار، میں خود بہت رومانٹک ہوں۔ اطرت کی بات مچلتے لہجے میں زرار نے کاٹ دی۔ رات اس کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا۔ زرار نے دوسرا ہاتھ بھی اطرت کے دوسرے گال پر رکھ دیا۔ پلیز، زرار میری بات سنجیدگی سے سن لیں۔ اوپر کارخانے میں 15-16 جوان لڑکیاں کام کر رہی ہیں۔ دروازے کی کنڈی بھی نہیں لگی۔ آپ کچھ خیال کریں۔ اطرت نے احتجاجی لہجے میں بتایا تو زرار سنجیدہ ہو گیا۔ اطرت نے اس کی کلائی پکڑی اور بیڈ روم میں لے جانے کے لیے اٹھی تو زرار ادھر ہال میں ہی اس سے لپٹ گیا۔ اسی وقت بی بی خانم ہال کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے یہ سب دیکھ لیا۔ اطرت کی جب بی بی خانم پر نظر پڑی تو اس نے زور لگا کر زرار کو خود سے الگ کیا۔ بی بی خانم الٹے پاؤں وہاں سے چلی گئی۔ اطرت شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اطرت نے پھر بھی تحمل سے کام لیا۔ وہ زرار کو بیڈ روم میں لے آئی، بیڈ روم کا لاک لگایا۔ اطرت نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھیں۔ زرار بیٹھ گیا۔ دوسری کرسی پر اطرت بھی بیٹھ گئی۔ اطرت مناسب انداز میں بتانے لگی، مجھے چھیچھورے لوگ پسند نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی زرار کی رنگت بدل گئی۔ اس نے قدرے سنجیدگی سے پوچھا، تمہیں کیسے مرد پسند ہیں؟ میں نے لوگوں کی بات کی ہے، مردوں کی نہیں۔ اطرت نے شائستگی سے بتایا۔ اس کے باوجود زرار نے روکھے انداز میں پوچھا، مرد کیسے پسند ہیں؟ زرار کے چہرے کے لمحہ لمحہ بدلتے خد و خال کو اطرت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میاں جی جیسے، اطرت نے بتایا۔ مطلب میں چھیچھورا ہوں؟ زرار نے غصے سے پوچھا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ غلط سمجھے ہیں، اطرت نے نرمی سے بتایا۔ زرار نے تلخی سے پوچھا، کیا تھا تمہارا مطلب؟ بتاؤ مجھے۔ تمہاری ملازمہ کو دستک دے کر اندر آنا چاہیے تھا۔ زرار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اطرت بھی کرسی سے اٹھ گئی۔ اس نے بڑی الفت کے ساتھ زرار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ نے اس غصے کی وجہ سے اپنے والدین کو کھو دیا۔ یہ نہ ہو کہ میں بھی آپ کی زندگی سے چلی جاؤں۔ تم کہاں جاؤں گی؟ زرار اطرت کو باہوں میں دبوچتے ہوئے پاگلوں کی طرح چومنے لگا۔ اطرت نے بڑی شائستگی کے ساتھ زرار کی گرفت سے خود کو آزاد کروایا، پھر اس سے نظریں ملاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اگر 1 ہفتے کے اندر اندر آپ نے طلاق نہ بھیجی تو میں خلا کے لیے کیس دائر کر دوں گی۔ زرار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی اس نے بیڈ روم کا لاک کھولا، اطرت بولی، غسل کے 3 فرض اور 5 سنتے ہیں، گھر جا کے غسل یاد سے کر لیجئے۔ زرار کے جانے کے بعد اطرت کرسی پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم اینا ناولز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔